In today's class, we'll discussing about the treatment of the anorectal carcinoma. Although in the previous classes we have covered all the theoretical aspects like staging of the rectal carcinoma and the cause of the rectal carcinoma, and we have also discussed the pre-malignant lesion of the rectal carcinoma. So in today's class, we're discussing about the treatment of the rectal carcinoma. तो अगर हम बात करें रेक्टल कार्सिनोमा को, हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट को, यानी इसके ट्रीटमेंट को हम ग्रुप कर सकते हैं तीन सब क्लासेस के अंदर, या तीन रेजीम है जिसके बिहाफ पे हम रेक्टल कार्सिनोमा को ट्रीट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है कीमोथेरेपी, सेकेंड है रेडिएशन एंड थर्ड वन इज सर्जिकल इंटरवेंशन या ऑपरेशन. तो रेक्टल कार्सिनोमा या किसी भी कार्सिनोमा के कंडीशन में यही हम तीन ट्रीटमेंट करते हैं. फर्स्ट हमारा होगा कीमोथेरेपी, सेकेंड होगा रेडिएशन और थर्ड होगा ऑपरेशन. हो सकता है कि किसी केस के अंदर हम सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन करें, सर्जिकल इंटरवेंशन दें, कुछ कंडीशंस के अंदर हम कीमोथेरेपी देंगे, कुछ कंडीशंस के अंदर रेडिएशन भी देंगे. रेक्टल कार्सिनोमा या कोई भी कार्सिनोमा इन सिटू नहीं है, यानी उसी जगह पे कार्सिनोमा नहीं है, वहाँ से स्प्रेड हो गया है या आसपास के टिश्यू के अंदर उसका स्प्रेड हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं. ऑपरेटिव इंटरवेंशन देने से पहले हम उस स्प्रेड को लिमिट करने की कोशिश करते हैं और उस लिमिट करने की प्रोसीजर्स के अंदर हम कीमोथेरेपी देते हैं. सपोज करिए उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव अगर स्प्रेड है तो हम रेडिएशन ऐड करेंगे. तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन प्री ऑपरेटिव भी हम कर सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव भी कर सकते हैं. तो दोनों ही मेथड है. कीमोथेरेपी पहले अगर एक्सटेंसिव अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से उसको लिमिट करके फिर हम रिसेक्शन करते हैं. कई बार सिंपल रिसेक्शन किया, उसके बाद टोटल क्लियरेंस के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन पोस्ट में दिया जाता है. तो प्री ऑपरेटिव भी हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है. ये हम डिसाइड करेंगे कि स्टेजिंग क्या है. रेक्टल कार्सिनोमा की जो स्टेजिंग है उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि प्री ऑपरेटिव हम कीमोथेरेपी करेंगे, प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी करेंगे, या दोनों ही करेंगे, या सिर्फ रिसेक्शन करेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी करेंगे या रेडिएशन करेंगे. ठीक है. तो कई बार हम कंबाइंडली तीनों करते हैं, कई बार हम पहले कर लेते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन, लिमिट करने के बाद रिसेक्शन करेंगे, फिर दोबारा से कीमोथेरेपी और रेडिएशन होगा. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्जिकल ऑपरेशंस की, तो सर्जिकल ऑपरेशन में अगर ओवरऑल जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है, चाहे रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो या ऑपरेशन है, इन तीनों मेथड्स में जो मेजर मेथड्स है, जो मेजर मेनस्टे है ट्रीटमेंट का, वो है सर्जिकल ऑपरेशन. सर्जिकल इंटरवेंशन ही मेनस्टे होता है किसी भी कार्सिनोमा की कंडीशन में. तो रेक्टल कार्सिनोमा में भी मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल इंटरवेंशन. कंपेयर हम करेंगे रेक्टल कार्सिनोमा को हम कोलोनिक कार्सिनोमा से. तो अगर कोलोनिक कार्सिनोमा को हम कंपेयर करें रेक्टल कार्सिनोमा से, तो कोलोनिक कार्सिनोमा सिमिलर है रेक्टल कार्सिनोमा में. अगर हम बात करें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की या जेनेटिक मेकअप की हम बात करें, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की हम बात करें या बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही कार्सिनोमा जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिमिलर कंडीशन है. तो मॉर्फोलॉजिकली यानी अपीयरेंस वाइज सिमिलर है. ठीक है. जेनेटिक कंडीशन है वो उसके रेस्पेक्ट में सिमिलर है. ऐसे ही जो बायोलॉजिकल फीचर्स होगा उसके रेस्पेक्ट में दोनों ही कंडीशन कोलोनिक कार्सिनोमा और रेक्टल कार्सिनोमा सिमिलर कंडीशन है. पर अगर एनाटॉमिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो एनाटॉमिकल फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है. कोलोनिक कार्सिनोमा कोलोन जो है हायर अप प्रेजेंट है, जबकि रेक्टम और एनल कनाल लोअर अप प्रेजेंट है. तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स या एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में जो रेक्टल कार्सिनोमा है मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू कोलोनिक कार्सिनोमा. तो मॉर्फोलॉजिकली एक सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, बायोलॉजिकली सिमिलर है. पर अगर एनाटॉमिकल कंसिडरेशन करें, एनाटॉमिकल पोजीशन की कंसिडरेशन करें, तो दोनों ही कार्सिनोमा टोटली डिफरेंट है. रेक्टल कार्सिनोमा मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू कोलोनिक कार्सिनोमा. क्लियर है. अब ये एनाटॉमिकल फीचर्स की हम बात करें, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है रेक्टल कार्सिनोमा को वो है लोकेशन. लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है? एनल कनाल या रेक्टम कहाँ प्रेजेंट है? डीप पेल्विस के अंदर प्रेजेंट है. पेल्विक स्पेस के अंदर है तो वहाँ डाइसेक्शन के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करता है. ऐसे ही रिलेशन होता है इसका कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स है, जैसे यूरेटर है या ब्लैडर है, ऐसे ही जेनाइटल्स ये इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसका कंट्रोल होता है ब्लैडर पे, या अगर हम जेनाइटल्स की एक्टिविटी की बात करें मेल के अंदर
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए। तो ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो सकता है अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर वो डैमेज होता है। तो जो रिलेशन है खास तौर से रेक्टम और एनल कनाल का, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें यूरेटर है, ब्लैडर है, जेनाइटल स्ट्रक्चर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ऐसे ही एनल स्फिंक्टर है। तो अगर एनल स्फिंक्टर भी डैमेज हो गया ऑपरेशन के दौरान तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स किस सेंस में होगा, एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, वो होगा फीकल इनकंटिनेंस का। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर इंजरी हुई ड्यूरिंग डायसेक्शन तो वो रिजल्ट कर सकता है मेल के अंदर स्टेरिलिटी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है, पुअर ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो सकता है। इसी वजह से इन फैक्टर्स के बिहार पे हमने बोला है एनाटॉमिकल कंसिडरेशन हम जहां देखें, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन के बिहार पे रेक्टल कार्सिनोमा टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू कोलोनिक कार्सिनोमा। एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस के बिहार पे हम कह सकते हैं कि रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में ऑपरेटिव इंटरवेंशन मोर कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू कोलोनिक कार्सिनोमा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। तो कोई भी एक फिक्स प्रिंसिपल नहीं है किसी भी कार्सिनोमा की कंडीशन में। जैसे हमने शुरू में बताया था, कई बार हम कीमोथेरेपी पहले दे सकते हैं, कई बार हम पोस्ट ऑपरेटिव देंगे। तो ये सर्जन टू सर्जन वेरी करेगा, और वेरी किस पे करेगा, स्टेजिंग ऑफ द कार्सिनोमा के बिहाफ पे। तो प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो पहले हम प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं, या अक्सर दिया जाता है प्री ऑपरेटिव। जहां इन्वेजन अगर हो गए है, आसपास के टिश्यू के अंदर इन्वेजन हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे। कई बार एडजुवेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ने दोनों एक साथ देते हैं, यह भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम डायसेक्शंस की बात करें, डायसेक्शन हम किस जगह पे करेंगे, तो डायसेक्शन हम करेंगे खास तौर से अवस्कुलर इंडोपेल्विक फेशियल प्लेन होगा, उसी फेशियल प्लेन के थ्रू हम डायसेक्शन करेंगे। इंडोपेल्विक फेशियल प्लेन को ही क्यों चूज कर रहे हैं, ये अवस्कुलर स्पेस है तो ब्लीडिंग कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी तो हमारा जो डायसेक्शन होगा इजी होगा, हमारा ऑपरेशन जो होगा आसान होगा, और साथ साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शुरू में आपने डिस्कस किया है उसकी इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी इंजरी नहीं होगी। ठीक है। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने शुरू में बताया कि इम्पोर्टेंसी हो सकता है मेल के अंदर, ब्लैडर डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। तो अगर आप मोर लेटरल जा रहे हैं, रेक्टम और एनल कनाल के मोर लेटरल जा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अगर इसकी इंजरी होगी तो मेल के अंदर इंपोर्टेंसी डेवलप हो सकती है, पुअर ब्लैडर कंट्रोल हो सकता है। मोर मीडियल जाएंगे आप, तो मोर मीडियल जाएंगे तो यहाँ इनकम्प्लीट क्लियरेंस होगा, यानी जो रेक्टल कार्सिनोमा जो आसपास के टिश्यू के अंदर स्प्रेड हुआ है, इन्फिल्ट्रेट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि वो टोटल क्लियरेंस नहीं हो। टोटल क्लियरेंस नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में रिकरेंसी होगी। तो यहाँ ये भी क्रूशियल है, मोर लेटरल जाओगे तो डैमेज होगा, मोर मिडिल जाओगे तो टोटल क्लियरेंस नहीं होगा। इसी वजह से हमने बोला था कि इसकी एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस की अगर हम बात करें तो ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है एज कंपेयर टू कोलोनिक कार्सिनोमा। यहाँ टोटल क्लियरेंस के लिए ये भी जरूरी है कि लिम्फ नोड जिसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है उसको भी एक्सरसाइज करे, साथ साथ में टोटल मीजोरेक्टल एक्सीजन भी होना चाहिए। मीजोरेक्टम कहते हैं ओमेंटम का वो फोल्ड जो एनल कनाल और रेक्टम से अटैच है, उसको मीजो रेक्टम बोलते हैं। तो इसका भी क्लियरेंस जरूरी है। और इसको एक्सरसाइज क्यों करते हैं, उसका मकसद होता है कि लिम्फ नोड इन मीजोरेक्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक लिम्फ नोड को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो टोटल क्लियरेंस नहीं होगा। तो मीजोरेक्टम को भी हमें डायसेक्शन करना होता है। यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि हम शार्प डायसेक्शन करें, ब्लंट डायसेक्शन नहीं करें। शार्प डायसेक्शन और ब्लंट डायसेक्शन का फर्क ये है कि अगर आप सीजर से शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर डायसेक्शन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं टिश्यू को, तो इसको शार्प डायसेक्शन बोलेंगे। आप ब्लंट डायसेक्शन की कंडीशन में आप क्या गॉस पीस से डायसेक्शन कर रहे हो या मोप टॉवल है उससे डायसेक्शन कर रहे हो, इस तरह के मटेरियल से डायसेक्शन जहाँ करोगे, ब्लंट फोर्स की वजह से करोगे तो वो कहलाएगा ब्लंट डायसेक्शन। शार्प डायसेक्शन का मतलब है कि हम शार्प इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ आइडियल ये है कि जब रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है जहाँ आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि आपको शार्प डायसेक्शन करना है। ठीक है। इनमें अगर पोस्ट ऑपरेटिव डेज यानी ऑपरेशंस के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है हीमोस्टेसिस कंप्लीट अचीव हो जाए। एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स है खास तौर से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको प्रिजर्व करें। डायसेक्शन जो हो अंडर विजन हो,
यानी कुछ भी आप ब्लाइंडली डायसेक्ट नहीं करें, क्योंकि यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, उनकी इंजरी हो सकती है। अगर आप जब तक वहाँ वो एरिया सॉइल्ड है ब्लड से, उसको जब तक क्लियर नहीं कर देते, हर स्ट्रक्चर्स आपको विजुलाइज नहीं होता, तब तक आप सीजर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करें डायसेक्शन के लिए। तो ब्लाइंड डायसेक्शन नहीं करना, यहाँ आपको अंडर विजुअलाइजेशन डायसेक्शन करना है। यहाँ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो डेनोवुलर फेशिया है, खासतौर से ये फेशिया है प्रोस्टेट के ऊपर प्रेजेंट है, तो रेक्टम और प्रोस्टेट के बीच में एक फेशिया जिसको बोलते हैं डेनोवुलर फेशिया, इस फेशिया को भी डायसेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ मिडिल और लोअर रेक्टम एरिया होगा, वहाँ भी हम क्लियरेंस करेंगे। अपर रेक्टल ट्यूमर जो होगा, यहाँ जो हमारा डायसेक्शन होगा 5 to 6 सेंटीमीटर बिलो द लोअर मार्जिन, यानी जो ट्यूमर का लोअर मार्जिन होगा उससे 5 to 6 सेंटीमीटर नीचे तक हम डायसेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल मेसोरेक्टल एक्सीजन जो होगा, जहाँ अपर रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन हम कहाँ करेंगे, 5 to 6 सेंटीमीटर बिलो द लोअर मार्जिन तक हम करेंगे। जो टोटल मेसोरेक्टल एक्सीजन होगा ये इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा। साथ साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के साथ साथ जो कंडीशंस होगी जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर सकती है, वो है इम्पोटेंसी है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, या यूरिनरी इनकंटिनेंसी होती है। अगर टोटल मेसोरेक्टल एक्सीजन कर रहे हैं तो ये भी इससे इंप्रूव होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है 50% कंडीशन में, अगर एंटीरियर पेरिनियल रिसेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कॉमन है। एंटीरियर पेरिनियल रिसेक्शन करेंगे, ये भी ऑपरेशन का मेथड है रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में, तो यहाँ ये कॉम्प्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया, इम्पोटेंसी है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, या यूरिनरी इनकंटिनेंसी है, ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अगर टोटल मेसोरेक्टल एक्सीजन कर रहे हैं तो यहाँ 20% ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम है, तो 20% चांसेस है। जबकि अगर आप पेरिनियल अप्रोच ले रहे हैं जहाँ पे एंटीरियर पेरिनियल रिसेक्शन कर रहे हैं, वहाँ जो कॉम्प्लिकेशन है वो मोर लाइकली की कंडीशन अगर हम बात करें तो 50% चांसेस हैं ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। तो जो हम प्लेन ऑफ डायसेक्शन डिस्कस कर रहे थे, जो हमने थ्योरेटिकली अब तक समझा है, तो प्लेन ऑफ डायसेक्शन बेसिकली ये है, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये प्लेन ऑफ डायसेक्शन है। ये प्लेन ऑफ डायसेक्शन है जहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में रेक्टल स्ट्रक्चर्स को हम एक्सरसाइज तो करेंगे, साथ साथ में उसके आसपास के कुछ टिश्यूज है उसको भी एक्सरसाइज करते हैं। तो प्लेन ऑफ डायसेक्शन जो हमारा होगा, ये मेसोरेक्टम के साथ साथ हम रेक्टम और एनल कनाल को एक्सरसाइज तो करेंगे, साथ साथ में जो आसपास का जो मेसोरेक्टम है उसको भी एक्सरसाइज करते हैं। तो उसकी मार्जिन हम डिसाइड करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था, जहाँ ट्यूमर है उसके लोअर मार्जिन 5 to 6 सेंटीमीटर हम इंक्लूड करते हैं एक्सीजन के अंदर, मेसोरेक्टम में खासतौर से। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो अगर डिस्टल रेक्टल मार्जिन क्लियरेंस आप चाहते हैं, डिस्टल रेक्टल मार्जिन डिस्टली रेक्टल ट्यूमर जहां डेवलप हुआ है, कैंसर जहां डेवलप हुआ है, उसके डिस्टल पार्ट की अगर हम बात करें, तो अगर डिस्टल रेक्टल मार्जिन क्लियरेंस चाहते हैं तो इसमें आइडियल रिकमेंडेशंस ये है कि 5 सेंटीमीटर तक हम रिसेक्शन करें। आइडियल रिकमेंडेशन क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी जो डिस्टल क्लियरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कई बार अगर 5 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं तो 2 सेंटीमीटर डिस्टल मार्जिन क्लियरेंस ये भी एक्सेप्टेबल है। आइडियल क्या है, जहाँ पे आप रिसेक्शन कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर तक रिसेक्शन करें, ये आइडियल है। अगर 5 सेंटीमीटर तक रिसेक्शन करना पॉसिबल नहीं तो मिनिमम 2 सेंटीमीटर रिसेक्शन आप करें। अगर सर्कमफ्रेंशियल रिसेक्शंस की हम बात करें, इसको बोलते हैं CRM, यानी रेक्टम के और एनल कनाल के चारों तरफ जो हम रिसेक्शन करेंगे, यहाँ रेडियल मार्जिन कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 mm या 2 mm से ज़्यादा रिसेक्शन हम करेंगे यहाँ पे, ये ज़रूरी है। 5 सेंटीमीटर क्लियरेंस मेसोरेक्टम का अगर हम बात करें तो प्राइमरी ट्यूमर की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर मेसोरेक्टम की क्लियरेंस करेंगे। अब जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा इसको इजी कर रहा हूँ मैं फ्लो चार्ट की मदद से। जो कुछ हमने डिस्कस किया है, चाहे हमने कीमोथेरेपी डिस्कस करी है, रेडिएशन डिस्कस किया है, या रिसेक्शन का जो मेथड है वो डिस्कस किया है, किस पेशेंट के अंदर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, किस पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी करेंगे, किस पेशेंट के अंदर रेडियोथेरेपी करेंगे, किस पेशेंट के अंदर तीनों करेंगे, यानी ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी देंगे, वो हम इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे।
तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जहां पे लो रेक्टल कार्सिनोमा है और इन बायोप्सी की मदद से डायग्नोसिस हो जाती है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो लो रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है और उसको आप कैसे कंफर्म करते हो? बायोप्सी से वो कंडीशन कंफर्म हो जाती है। आप पहले क्या करोगे? रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, पेल्विक एमआरआई कराओगे और इंडोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कराओगे या एंडो एनल अल्ट्रासोनोग्राफी या एंडोरेक्टल भी इसको कहते हैं। ये आपने सोनोग्राफी करा ली तो बायोप्सी से कंफर्म हो गया। इन इन्वेस्टिगेशंस की मदद से आप लोकल एक्सटेंशन आपने पता लगा लिया, तो पेल्विक एमआरआई से भी लोकल एक्सटेंशन पता लग जाएगा। इंडोरेक्टल सोनोग्राफी है, इससे भी आपकी स्टेजिंग भी हो जाएगी और आसपास के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा वो भी पता लग जाएगा, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है वो भी पता लग जाएगा। तो ये आप इसकी मदद से आप अपनी जो पेशेंट की कंडीशन होगी एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो अगर रेक्टल एग्जामिनेशन, पेल्विक एमआरआई और एंडोरेक्टल सोनोग्राफी सजेस्ट कर रही है कि ये गुड ट्यूमर है, गुड ट्यूमर का मतलब है मोबाइल ट्यूमर है और ट्यूमर की स्टेजिंग क्या है? T1 से लेकर T2 है। फर्स्ट कंडीशन, गुड ट्यूमर का मतलब क्या हुआ? ट्यूमर क्या है? मोबाइल है, अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है, आसपास के टिश्यू के अंदर मस्कुलर लेयर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, तो ट्यूमर क्या होगा? मोबाइल होगा। तो इस तरह के ट्यूमर को बोलेंगे गुड ट्यूमर। तो यानी मोबाइल ट्यूमर है और ट्यूमर की स्टेजिंग क्या है? T1 से लेकर T2 तक है। तो हमारा ट्रीटमेंट होगा सर्जिकल इंटरवेंशन। हम क्या करेंगे? सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे। हम क्या करेंगे? गुड ट्यूमर है तो हम क्या करेंगे? सीधे सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन देने के बाद लोकल इसके मेथड्स हैं कि लोकल एक्सीजन कर सकते हैं, एंटीरियर रिसेक्शन हम कर सकते हैं या एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन कर सकते हैं। 3 मेथड हमारा हो सकता है अगर सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं। गुड ट्यूमर है, यानी ट्यूमर की स्टेजिंग क्या है? T1 से लेकर T2 तक है। मोबाइल ट्यूमर है, मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ट्रीटमेंट होगा सर्जरी होगा। हम यहाँ पे कीमोथेरेपी रेडिएशन नहीं देंगे। तो इसमें सर्जरी के जो 3 मेथड्स हैं, लोकल एक्सीजन कर दे, जहाँ पे ट्यूमर है वहीं से एक्साइज कर दें, या एंटीरियर रिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो मेथड हो सकता है एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन हमारा हो सकता है। तो 3 मेथड हमारा हो गया। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है आपने रेक्टल एग्जामिनेशन किया, पेल्विक एमआरआई कराई और इंडोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, उसके बाद पता चला कि जो ट्यूमर है बैड कैटेगरी के अंदर है। बैड कैटेगरी का मतलब ये है कि ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट हो गया है मस्कुलर लेयर के अंदर। मस्कुलर लेयर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगा तो टिथरिंग हो जाएगी। टिथरिंग होगी तो ट्यूमर होगा, फिक्स होगा, यहाँ मोबाइल नहीं होगा। तो इसकी स्टेजिंग क्या हो सकती है? यहाँ लिम्फ नोड की एबनॉर्मल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, N1 से लेकर N2 होगा, और ट्यूमर स्टेजिंग क्या होगी? T3, जो हमने ग्रेडिंग करी थी वो T3 होगी। ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देंगे, पहले शॉर्ट कोर्स रेडियोथेरेपी देंगे। रेडियोथेरेपी के 2 कोर्सेज हैं, जिस 2 कोर्स में हम डिवाइड करते हैं शॉर्ट कोर्स रेडियोथेरेपी और लॉन्ग कोर्स रेडियोथेरेपी। तो यहाँ शॉर्ट कोर्स रेडियोथेरेपी देंगे या लॉन्ग कोर्स CRT यानी कीमोथेरेपी रेडिएशन देंगे। कीमोथेरेपी हम देंगे तो लॉन्ग कोर्स CRT यानी कीमोथेरेपी देंगे या आप शॉर्ट कोर्स रेडियोथेरेपी देंगे। उसके बाद जो एक्सटेंशन होगा लिमिट होगा। लिमिट होने के बाद वैसे ही हम 3 मेथड कर सकते हैं, लोकल एक्सीजन, एंटीरियर रिसेक्शन या एब्डोमिनो पेरिनियल अप्रोच की मदद से ऑपरेशन करेंगे। थर्ड कंडीशन है कि अगली ट्यूमर है। अगली ट्यूमर का मतलब ये है कि ये फिक्स्ड होगा ट्यूमर और यहाँ स्टेजिंग जो होगी T3 से लेकर T4 है, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। यहाँ हमारा फर्स्ट मोटिव होगा लॉन्ग कोर्स CRT हम देंगे यानी कीमोथेरेपी देंगे और वेट करेंगे 6 to 12 वीक तक। 6 to 12 वीक तक वेट करेंगे। उसके बाद रेस्टिंग स्टेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं? रेस्टिंग स्टेज के अंदर असेस करेंगे, अगर पार्शियल रिस्पॉन्स है, 50-50% रिस्पॉन्स आया तो दोबारा से हम उसी तरह से ऑपरेटिव इंटरवेंशन देंगे। लोकल एक्सीजन कर सकते हैं, एंटी रिसेक्शन कर सकते हैं या एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंप्लीट क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ गया है यानी बेहतर रिस्पॉन्स आ गया है, तो इस कंडीशन में वेट एंड वॉच करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो यहाँ पे सिस्टेमिक कीमोथेरेपी हम देंगे। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट हमारा रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में। सर्जिकल इंटरवेंशन हम क्या देंगे? टाइप ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन, अल्दो इस अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है पर मेरे ख्याल से आपके लेवल तक ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन के नाम यहाँ सिर्फ डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट जो ऑपरेटिव इंटरवेंशन हम कर सकते हैं वो है एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, जिसको APR बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एनोरेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में। इसके अलावा लो एंटीरियर रिसेक्शन कर सकते हैं, जिसे LR बोलते हैं, LAR बोलते हैं। एंटीरियर रिसेक्शन जिसको AR बोलते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक एंटीरियर रिसेक्शन कर सकते हैं, हार्ट्समैन्स ऑपरेशन कर सकते हैं, पेल्विक एविसरेशन कर सकते हैं, और 7th जो लास्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन है पैलिएटिव कोलोस्टोमी कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिव इंटरवेंशन है जो रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में हम करते हैं। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।